एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम का इल्जाम, मुस्तफा कमाल का तंज, लंदन का जवाब, अडियाला में गिरफ्तारी या पैगाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू या कुछ और मामला है। ये टिकटॉक है मेरी जान। 90 पर रैली निकल गई, किसकी रैली निकली है? और फिर गंदा है पर साबुन गंदा है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल सब्सक्राइब करने का बटन जरूर 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 दबाएं। कोई आपको लापता नहीं करेगा, इतना मत डरिए। उठाइए जनाबे वाला और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आइए बड़ी बड़ी कहानियों की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि मैं उन कहानियों पर जाऊं, छोटी सी समरी आपके सामने जरूर इस हवाले से पेश करूंगा कि हुआ यह है कि इशरतुल इबाद साहब की जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम यह आयद होता जा रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है। अब इस हवाले से हमने बाकायदा डॉक्टर इशरतुल इबाद के अहम, यानी उनकी जो जमात बन रही है या बनाई जा रही है, उसके एक अहम रहनुमा से हमने गुफ्तगू की है। उसके अहम नुकात में आपके सामने पेश करूंगा कि उसके पीछे क्या है। और उसके ऊपर मुस्तफा कमाल साहब ने एक जवाब दिया है और वो जवाब किसको दिया है ये भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर लंदन का रिएक्शन इस हवाले से बड़ा ही खतरनाक किस्म का है। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई है और बाद में छोड़ भी दिया गया, लेकिन इस गिरफ्तारी और छोड़ने के अमल के दरमियान में क्या पैगाम छुपा हुआ है ये भी जरूर शामिल करना है आज के प्रोग्राम में। और फिर प्रोग्राम की जो खास बात है उसमें यह है कि ये टिकटॉक है मेरी जान, ये टिकटॉक बनाने का रुझान। और फिर आपने देखा होगा कि एक पुलिस एहलकार एक खूबसूरत औरत के साथ टिकटॉक बनाता है। एक बड़े मियाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, टिकटॉक पर नज़र आते हैं, लेकिन ये बड़ी अहम पोजीशन पर सिंध के अंदर मौजूद हैं। लेकिन टिकटॉक, आखिर ये मिडल एज क्राइसिस क्या चीज़ है और क्यों आ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा के एक दफ्तर पर मुबैना छापा और कहा जा रहा है कि वो बहुत ही बड़ा पैगाम है और ये छापे में डाले, यानी कि वीगोज इस्तेमाल हुई हैं कि किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है और इसके पसे पर्दा हकाइक क्या हैं, ये आपके सामने मैं बहुत वाज़ेह तौर पर रखना चाहता हूं कि आखिर ये मामला है क्या और किस तरीके से हुआ। 90 पर एक रैली निकली और बड़ी शोर मच रहा है कि 90 पर एक रैली निकली है और वो रैली किस तरह से निकली, उसकी वजह क्या थी, उसमें किस किस ने शिरकत की और क्यों शिरकत की, ये एक और मौजू है। और आपने देखा होगा साबुन आपने देखा है ना, साबुन हमारे यहाँ बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, आमतौर पर ड्राई क्लीन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन साबुन एक बहुत बड़ा धंधा है और उस धंधे में के अंदर एक बहुत गंदा काम है। यूं तो साबुन को सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये धंधा बड़ा ही गंदा है। तो आज के प्रोग्राम में ये भी शामिल होगा। गुफ्तगू का सिलसिला कहाँ से शुरू करूँ, हर खबर ही बड़ी अहम है, लेकिन आइए शुरू करते हैं। बहुत ही धूम मची हुई है कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों के अंदर के जनाब इशरतुल इबाद साहब आ रहे हैं। जगह जगह बैनर लग रहे हैं, जगह जगह पोस्टर्स लग रहे हैं और कुछ एमक्यूएम के साबिक लोग और कुछ पीपल्स पार्टी के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ज़्यादा एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। अब उसके बाद ये धूम मची हुई है कि भाई कराची के अंदर अगर किसी को भी सियासत करनी होती है तो सियासत का आशीर्वाद कहीं से आने की बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक आम सा दावा क्या रहा है। मेरे नीचे कमेंट्स सेक्शन को अगर आप देखिए तो उस कमेंट सेक्शन में जगह जगह ये जनाब लिखा हुआ है कि क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आशीर्वाद है, या ये एमक्यूएम की बी टीम बन रही है, या एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन रही है, या फिर ये लंदन की तरफ से इनका कोई आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं।
अब ये बहुत सारे सवालात हैं। इन सवालात के जवाबात के लिए आइए हम तीनों सवालात के जवाबात को मैं आपको बताऊंगा। बड़ी अहम मुलाकात का राज, और वो मुलाकात का राज क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले, क्या ये लंदन की बी टीम है? तो बहुत सारे हलकों के अंदर ये बात कही जा रही थी, कराची शहर के अंदर के क्या पता ये अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से आ रहे हों, उनके ऊपर कोई हाथ हो, पहले फर्स्ट एंट्री इनकी हो और उसके बाद सेकंड एंट्री जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की हो। तो इत्तलात अर्ज़ यह है कि लंदन ने मुकम्मल तौर पर यह कह दिया है कि इशरतुल इबाद साहब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही ये ए टीम और बी टीम वाला चक्कर है। अब आइए MQM पाकिस्तान। बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि ख़ास तौर पर जो MQM के एरियाज़ हैं उसमें इशरतुल इबाद साहब के बैनर्स लग रहे हैं, उसमें इशरतुल इबाद साहब के पोस्टर्स लग रहे हैं। MQM से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें जा रहे हैं। आमतौर पर MQM ये सब चीज़ें, एक माजी की तारीख़ ये रही है कि MQM ज़ाहिर इन सब चीज़ों को उस तरीके से बर्दाश्त नहीं करती है। तो आखिर क्या बात है कि MQM की मर्ज़ी और मंशा से जा रहे हैं? और ज़ाहिर है पिछली माजी की तारीख़ ये रही है कि अगर MQM या PSP छोड़कर कोई कहीं जाता था तो फिर फ़ौरन दबाव आ जाता था। बड़ी एक अहम बात रही है। तो क्या वजह है कि इसमें MQM पाकिस्तान क्या सोच रही है? तो मुस्तफ़ा कमाल साहब से कल उनका जो एक शो था, उनका एक टीवी टॉक शो था, और बल्कि उसके अंदर जो है वो क्या नाम है उसका, बड़े मारूफ से एक खड़ा सच बोलते हैं ना, खरा सच नहीं, वो तो खरा तो होता ही नहीं, उनका तो खड़ा सच होता है। वो खड़ा सच वाले क्या नाम है उनका, मुबश्शिर लुकमान ना, हाँ मुबश्शिर लुकमान साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया। मुबश्शिर लुकमान का भी खड़ा सच पता है आपको कैसे पेंडुलम की तरह एक ज़माने में वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के कसीदे पढ़ते थे, फिर इमरान खान के कसीदे पढ़ने पड़ लगे और आजकल किसी और के कसीदे पढ़ रहे। तो खैर अच्छा, उन्होंने एक इंटरव्यू किया उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब से इशरतुल इबाद साहब का पूछा गया। तो बड़े तंज़िया अंदाज में इन्होंने पूछा कि जनाब उनको अलग पार्टी बनानी पड़ गई, आप आज़ाद इनको भी ले लेते। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि जनाब मुझसे तो कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ, अगर इनकी ऐसी कोई बात है तो हमारे चेयरमैन यानी कि जो क्या है नाम है उनका, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात कर लें तो ज़रूर बात करेंगे। अच्छा कि वो क्या कहते हैं उस बारे में, वो जानते होंगे इस बारे में। अच्छा, फिर उन्होंने तंज़न पूछा कि जनाब उनको ले लें तो कुछ साजिशें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी। ये क्या नाम है इसका, यार भूल जाता हूँ, मुबश्शिर लुकमान साहब। अच्छा, मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि जनाब कुछ मज़ेदार चीज़ें हो जाती, आपके यहाँ कुछ कंस्पायरेसी हो जाती। तो बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसका हंसकर टाल दिया। इसका मतलब तो वाज़ेह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इस पूरी लैंग्वेज से और ख़ास तौर पर जिस तरीके से खड़ा सच क्या ना, यार इसका नाम मैं क्यों भूल रहा हूँ, मुबश्शिर लुकमान। अच्छा, मुबश्शिर लुकमान ने जो है वो बातें कही हैं, वो बिल्कुल एक तंज़िया गुफ्तगू थी। इसका मतलब तो वाज़ेह मुबश्शिर लुकमान की गुफ्तगू में काफ़ी तंज़ था। इसका मतलब तो यह है कि MQM पाकिस्तान की भी ये बी टीम नहीं, और शायद इस पर MQM पाकिस्तान के लोग भी खुश नज़र नहीं आते। जो जवाबात का तर्ज था उससे ये बात वाज़ेह नज़र आती है। अब आइए कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया। मैंने डायरेक्ट बराह रास्त रब्ता किया इशरतुल इबाद के उन लोगों से कि जो कराची शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सरगर्म है। उसमें एक साहब हैं, उनका नाम है अरशद सिद्दीकी साहब। भैया उनसे हमने कहा कि जनाब हमें मुलाकात का वक्त चाहिए और ज़रा हमारे कुछ सवालात हैं और हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई, हमने डायरेक्ट मैंने कहा कि भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसकी बी टीम है। और ये बात कही जाती है कि जनाब आप तो बी टीम है। हमने उनसे वक्त लिया और ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के सवाल था कि पोस्टर्स लगा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, बैनर्स लगा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, कहा जा रहा है आ रहे हैं, लोगों की तंजीम साजी भी हो रही है। तो बहुत सारे सवालात तो उठते हैं ना, ज़ाहिर है, तो हमारे जहन में भी सवाल था। हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे ऑफिस आ जाए। हमने नया ऑफिस लिया। अच्छा, बहर इन्होंने नुमाइश के पास एक ऑफिस लिया है, हम वहाँ गए, हमने उनसे पूछा 1 to 1 वही गुफ्तगू, वही जो चीज़ें हैं, जो सवालात पूछे गए हैं, जो जवाबात उन्होंने दिए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। इसमें कोई मेरा तबसरा या तज्जिया शामिल नहीं है। नंबर 1, मैंने इनसे ये कहा कि जनाब आपके मुतल्लिक ये तस्वुर किया जाता है कि आप लोगों के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है, अगर होता तो ये बताइए कि मैं अभी कुछ अर्से पहले जो है वो लापता हुआ था। मैंने कहा अच्छा आप लापता हुए थे, तो क्या लापता तो वही लोग होते थे कि जिनके ऊपर लंदन का आशीर्वाद होता था? तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, बस हम फेवरेट नहीं थे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अरशद सिद्दीकी से पूछा कि जनाब ये बताइए कि आप पर ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है और सोशल मीडिया पर ये चीज़ चल रही है कि आपके हर पोस्टर में एक तरफ इशरतुल इबाद होते हैं और एक तरफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब होते हैं। इसकी क्या वजह है? लोग इसकी वजह से तसव्वुर करते हैं कि जनाब आपका कोई लिंक तो नहीं है। तो थोड़े से भड़क गए, वो थोड़े से गुस्से हुए।
सही है। और कहने लगे कि भाई मसला यह है कि हम तो क्या हुआ, अगर आसिम मुनीर साहब की तस्वीर है तो आसिम मुनीर साहब की तस्वीर है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह हैं, हम उनकी जगह क्या मोदी की तस्वीर लगा दें, हम किसकी तस्वीर लगाएं? ज़ाहिर सी बात है कि जो इस वक्त काम कर रहा होगा या जिसका काम नज़र आ रहा होगा और जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा होगा तो हम उसकी तस्वीर लगाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, आमतौर पर जो जमातें होती हैं और पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट में भी आमतौर पर इस बात को मुनासिब नहीं समझा जाता कि कोई सियासी जमात उनके फेसिस को अपने साथ लगाए, कि उसके ज़ाहिर एक नेगेटिव कोनोटेशन भी होता है। तो कह रहे उसकी इजाज़त आमतौर पर इस तरह से मुनासिब नहीं समझा जाता। तो मेरा सवाल ये था कि भाई क्या आप कोई परमिशन के साथ काम कर रहे हैं या बाकायदा सारी चीज़ें? उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो बेहतर समझते हैं हम वो कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई परमिशन का सिलसिला नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या ये बातें कही जा रही हैं कि आपके ऊपर कोई लंदन का हाथ है, आप ए टीम बी टीम है? उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसा कतई तौर पर नहीं है, ना हमारा इस वक्त कोई लंदन से ताल्लुक़ है, ना हमारा पहले रहा था। हमारा जो ताल्लुक़ था वो सन 2015 में ख़त्म हो गया है। अच्छा, 2016 में 22 अगस्त का वाक़या 2016 में हुआ था और आपके इल्म में होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मार्च 2016 में आए थे, लेकिन ये कह ये रहे कि इससे पहले 2015 से हमारा कोई राब्ता नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन तसव्वुर तो यही किया जाता है कि भाई आप लोग जो है वो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की भी टीम है, जहाँ कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि आप एमक्यूएम की भी टीम है के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एमक्यूएम की ये क़यादत जो है इसके ऊपर, यहाँ तो एमक्यूएम की क़यादत बदलती रहती है ना, हो सकता है कि इशरतुल इबाद को एमक्यूएम की क़यादत दे दी जाए या कामरान टेसोरी साहब को दे दी जाए या मुस्तफ़ा कमाल साहब को दे दी जाए। तो ये भी एक तसव्वुर किया जाता है। तो आप उसकी भी टीम हो सकते हैं, तो आपको लंदन की भी टीम हो सकता है। कह रहे नहीं जी, हमारा कोई सवाल से रब्ता नहीं है। तो उनका जो इशरतुल इबाद साहब का मौक़िफ़ मुझे समझ में आया, जो उनकी टीम दे रही है या जो उनके इस वक्त तर्जुमान अरशद सिद्दीकी साहब वो जो दे रहे हैं, वो उनका कहने का मकसद जो है वो ये नज़र आया मुझे कि नहीं जी, हम आइसोलेशन में मूव कर रहे हैं, हम बिल्कुल अलहदा मूव कर रहे हैं, हम तंजीम साजी कर रहे हैं और हमारे ऊपर उस तरह का हाथ नहीं, बल्कि किसी तरह का भी हाथ, उन्होंने तो इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले रहा या जिस तरीके से एमक्यूएम से जो बाकी धड़े अलग हुए उसकी तरफ हुआ, इस तरह का हमारा कोई सिलसिला नहीं है। इशरतुल इबाद साहब की टीम इस बात को डिनाई करती है कि वो किसी की भी टीम नहीं है और वो आइसोलेशन में मूव कर रही है, वो अलहदा से मूव कर रही है। ये इनका स्टेटमेंट है, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये इनका बयान है जो है। मैं अपनी राय को महफूज रख रहा हूँ, मैंने किसी ने भी कोई राय नहीं दी है। जिन का जो मौक़िफ़ है वो मैंने इस हवाले से पेश किया। मैंने एमक्यूएम के एक अहम रहनुमा को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि ये इशरतुल इबाद साहब आ रहे हैं तो आपकी जमात की क्या स्ट्रेटजी है? उन्होंने कहा, मैंने कहा आमतौर पर ज़ाहिर है एमक्यूएम के ही लोग टूट रहे हैं और इलेक्शन के दिनों में हमने देखा कि आप बड़े इस पर सख्त सीखपा थे कि जनाब हमारे लोग न टूटें। तो एमक्यूएम के उस रहनुमा का कहना ये था, कोट अनकोट मैं उनका भी जुमला बता रहा हूँ, कि इस वक्त इशरतुल इबाद साहब हमारे लिए ख़तरा नहीं है और ना ही उनकी वो पोजीशन है कि वो हमारे लिए ख़तरा बन सके। मैंने उनसे पूछा कि एक तसव्वुर यह है कि क्या आपकी कारकर्दगी की वजह से काफ़ी सवालिया निशान हैं, आप लोगों के आपस की कंस्पायरेसीज़ हैं, साजिशें और दीगर मामला ख़बरें आती रहती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ मुक़तदरा क़ुव्वतें ये चाहती हों कि जनाब एमक्यूएम की इस क़यादत की जगह एक सब्स्टिट्यूट देखा जाए और कोई अल्टरनेट के तौर पर देखा जाए, जिसमें कभी कामरान टेसोरी साहब का नाम आता है, कभी इशरतुल इबाद साहब का नाम आ रहा है, तो क्या मुक़तदरा क़ुव्वतों का ये फ़ैसला तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, अभी तक हमने बिल्कुल ठीक डिलीवरी हुई है, हमारे उनसे कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि जनाब हम पर अल्टरनेट किसी को लाने की कोशिश हो रही है, हम नहीं समझते कि ऐसा हो रहा है। ये पूरा मौक़िफ़ जिसका भी था, जो भी था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आइए अगली ख़बर की तरफ। लंदन का मैंने बता दिया, मुस्तफ़ा कमाल साहब को बता दिया, इनके जो रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई है और मैंने जो बातें नोट की है वो मैंने आप सबके सामने रख दी है। अगली बात, आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहीं और उन चीज़ों में एक बड़ी अहम ख़बर ये भी चलती रही कि अडियाला जेल के बाहर से जो रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उसमें असद उमर, हामिद रज़ा, ये लोग जो लोग भी गए थे, इन सब को गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद इन सब को बंद कर दिया गया और फिर ये होता रहा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये मुलाकातें क्यों नहीं हो सकी? अव्वल बात यह कि ये मुलाकातों के लिए आए थे तो उससे पहले ही पुलिस मौजूद थी, वहाँ पर आमतौर पर इतनी पुलिस मौजूद नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रेटेजिकल तब्दीलियाँ हुई हैं, यानी इमरान खान को पहले सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त थी, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनकी बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। इमरान खान एक मार्च का भी सोच रहे हैं, वो एक साहब हैं, उनका नाम है जावेद चौधरी साहब, वो बता रहे थे कि जनाब ये सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा 16 दिसंबर को
ये एक रैली का इनेकाद करना चाहते हैं। अब 16 दिसंबर की वजह यह है कि 16 दिसंबर पाकिस्तान के लिए एक तारीख दिन तस्वुर होता है कि जब सुकूत ढाका का वाक़या हुआ था, हमारा एक बाजू हमसे कट गया था और इंडिया की वो साजिशें थी और यह हम पर एक बड़ा गहरा ज़ख़म है। तो उस गहरे ज़ख़म के दिन ही वो कर रहे हैं। उसी दिन APS का वाक़या भी रूनुमा हुआ था, तो ये चाहते हैं कि उसी दिन किया जाए ताकि इसका एक मैसेज डिलीवर हो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पाकिस्तान के अंदर। तो बकौल जावेद चौधरी के सही, अच्छा मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन खैर उनका एक नुक्ता नज़र है और उस हवाले से मार्च कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो स्ट्रेटजी है, जो बहुत सारे लोग कहते थे कि तहरीक इंसाफ के लिए मरात का सिलसिला होगा, मैं ये तो कह रहा था कि जनाब डील का एक पार्ट तो ज़रूर था लेकिन दूसरा पार्ट कभी भी नहीं होगा। मैंने ये कहा था अभी नहीं हो रहा, कभी नहीं होना सर, अभी नहीं हो रहा। और वो था इमरान खान की रिहाई का या इमरान खान को आसानी देने का। जहाँ तक बुशरा बेगम का सवाल था वो आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगा कि वो ज़ाहिर है, मैं पहले भी कह रहा था ये डील का नतीजा है, मैं अब भी कह रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से कोई डील नज़र नहीं आती। अलबत्ता स्ट्रेटजी ज़रूर चेंज हुई है और वो स्ट्रेटजी बड़े नए तरीके से चेंज हुई है। गुज़िश्ता दिनों जब पाकिस्तान की हाई कमांड में यानी कुछ हाई कमांड्स की तब्दीलियाँ हुई थी तो उसके बाद से स्ट्रेटजी बहुत वाज़ेह तौर पर है। तो तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं और इतनी आसानियाँ दस्तियाब नहीं होगी और ना ही ख़ुद खान साहब के लिए इतनी आसानियाँ दस्तियाब होगी। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला चलेगा और ये आसानी पैदा करने के इशारे नहीं है। आइए अगली खबर की तरफ। और वो खबर, और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर इसका बाइकआउट किया, ये खबर कहीं पर भी नहीं आ सकी। उन्हें पकड़ा गया, पकड़कर फिर छोड़ दिया गया। ये लोग ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, इन्हें मना किया गया, नहीं हुआ। वहाँ पर थोड़ी सी बदकलामी के वाक़यात उन दोनों के दरमियान हुए और फिर उन्हें थोड़ी देर हिरासत में रखा गया और हिरासत में रखकर छोड़ दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर ये बर्पा हो गया कि जनाब बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई। सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर चली जो कहीं पर भी नहीं चली और वो थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब के हवाले से एक बड़ी खबर चली और वो उसकी मैंने कुछ तहकीकात की है, कुछ मालूमात मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इस वक्त सूबाई वज़ीर है, कई अहम वजारतें उनके पास है, शर्जील इनाम मेमन साहब, इनके जो बेटा है रावल, उनकी शादी एक जगह हुई थी और उन्होंने उसे तोहफे में एक टीवी चैनल दिया था। उस टीवी चैनल का नाम है आवाज़ टीवी। इतला ये आना शुरू हुई कि उस आवाज़ टीवी के दफ्तर पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को रात 2 बजे के करीब कुछ डाले, यानी कि जिसे आप वीगोस कहते हैं, वो वीगोस आई और उन्होंने अंदर लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जनाब हमें आप सबके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। और 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा और 2 घंटे के बाद वो लोग चले गए बग़ैर गिरफ्तारी कोई बात किए हुए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इस खबर को कोट किया लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो मैं देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन की तैयारी है। इस्लामाबाद में बैठे हुए वीलॉग्स करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3-4 धड़ों की लड़ाई है जिसमें सारा मामला हुआ है। कुछ लोग ये कहने लगे कि जनाब ये बहुत बड़ा पैगाम है शर्जील इनाम मेमन के लिए और उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, दर हकीकत हमने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, ये वज़ीर दाखिला हैं ज़िया नजार साहब, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत फहमी की बेसिस पर हुआ है। तो ये मैं मुख्तलिफ ओपिनियन दे रहा हूँ। हमने शर्जील इनाम मेमन साहब से रब्ता किया कि इस हवाले से उनका ओपिनियन भी ले लिया जाए, लेकिन उन्होंने इज्तनाब बरता इस बारे में गुफ्तगू करने से। जो इतलात आई वो ये आई है कि एक लोकेटर होता है और वो लोकेशन मालूम करने के लिए जाता है। हमने इस हवाले से PFUJ से रब्ता किया, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, कि भाई उनका उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ज़ाहिर आमतौर पर सहाफ़ियों पर या इदारों पर इस तरह के मामलात होते हैं तो ये सिलसिला होता है। जब हमने वहाँ गुफ्तगू की तो हमें पता चला, हमने कहा कि आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, मामलात हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला गलत फहमी की बेसिस पर हुआ था और एक बेसिकली लोकेशन को ढूंढा जा रहा था। एक जो इनके पास लोकेटर होता है, आमतौर पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन इदारों के पास, वो जब वो लोकेशन तक जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो लोकेशन जिस बेंगलोर के अंदर, क्लिफ्टन के जिस बेंगलोर के अंदर इस टीवी चैनल का दफ्तर है, वो वहीं की लोकेशन आ रही थी। जब अब वो लोकेशन क्योंकि वहीं पर आकर रुक रही थी जिस किसी भी चीज़ को तलाश कर रहे थे और उससे आगे पीछे नहीं जा रही थी। अच्छा, क्योंकि ये एक सिंधी टीवी चैनल है और वहीं पर आकर लोकेशन रुक रही थी तो वहाँ पर जब मालूम किया गया उसके बाहर कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि जनाब ये आवाज़ टीवी का दफ्तर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो कि ये आवाज़ टीवी का दफ्तर है। तो बहरहाल वो लोकेशन की वजह से ये इशू आया है बकौल उन लोगों के। तो ये लोकेशन
सही हम गलतफहमी हो गई जिसकी बुनियाद पर ये इधर चला गया, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि भाई उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन का मामला था या उनके ख़िलाफ़ कोई सिलसिला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के ख़िलाफ़ या कोई इख्तलाफी बातें। ये लोकेशन का इशू था और लोकेशन डिटेक्टर जो है, लोकेटर जिसको कहते हैं, वो उस जगह आकर रुक रहा था, तो इसको कोई ऑपरेशन का सिलसिला करार ना दिया जाए। फिर आइए एक और ख़बर, अभी बहुत सारी खबरें दे रहा हूँ, आखिर में आता हूँ। अभी मैं आपको तो खबरें दूंगा कि टिकटॉक पर भी क्या हो रहा है, और फिर गंदा है पर साबुन धंधा क्या है, और फिर 90 पर रैली की भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो ये सारी बातें आपको, सारी खबरें मैं आपको डिटेलिंग के साथ दे रहा हूँ। अच्छा, अब एक बड़ा मसला ये हुआ है कि टिकटॉक जब से आया है तब हर एक को हीरो बनने का जहाँ शौक़ हो गया है, वहाँ कई चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। एक चीज़ होती है यहाँ पर ना, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उस सियासतदान हमारे वैसे ही बदनाम है कि उनके पास बहुत पैसा होता है, या पैसा अगर किसी के पास है ना तो ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत पैसा होता है। अच्छा, इजी पैसा होता है तो इजी पैसा लुटाने का भी तरीका होता है ना, आसानी से पैसा आ जाता है तो फिर आसानी से पैसा जाता भी, और ज़ाहिर इनकी ख्वाहिशात भी होती हैं। तो ये जो एक चीज़ होती है इसको कहते हैं मिडल एज क्राइसिस। मिडल एज क्राइसिस का मतलब ये होता है कि जब इंसान की उम्र 45-50 के करीब आना शुरू होती है ना, या उससे ऊपर जाना शुरू होती है, तो उस उम्र में ये हो जाता है कि मिडल एज क्राइसिस कहलाता है कि इंसान की ख्वाहिशात और चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जागने लग जाती है, क्योंकि जवानी के अंदर इनके पास वो पैसा नहीं होता, और बाद में इनके पास एक दौलत, इनके पास सरवत आ जाती है, जनाब पैसा आ गया है, तो अब इनके अय्याशियाँ और इनके शौक़ भी बढ़ जाते हैं ना, तो फिर खूबसूरत ख़वातीन, खूबसूरत माहौल इनको बड़ा करीब करता है। पिछले दिनों टिकटॉक पर एक वीडियो चली, एक ASI साहब जो है वो नासिर चौकी कोरंगी के अंदर टिकटॉक बना रहे हैं खातून के साथ, आप ये वीडियो उसकी देख सकते हैं, गाने बज रहे हैं और जनाब हीरो बनने हुए नज़र आते हैं। इसी तरीके से आपको एक दूसरी वीडियो नज़र आती है जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि ये बड़े मियाँ जो हैं, ये जिस खातून के साथ मौजूद हैं, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिंध चैप्टर के मुबैना तौर पर उनके सरबराह हैं। ये जो टिकटॉक का सेशन चला है, ज़ाहिर है ये ख़वातीन अपने आप को इसी तरीके से शो करती हैं, और फिर ये हजरात भी जो हैं वो उनके इश्क में और मिडल एज क्राइसिस का शिकार होते हैं, जो उन्होंने नौजवानी में नहीं कर सके, वसाइल ना होने की वजह से। अब उनके पास ताकत भी है, पैसा भी है, और ये खूबसूरती और ये हुस्न भी है, लेकिन इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, ना इस पर कोई सख्त एक्शन लिया जाता है। ये आप ये कहते हैं जनाब टिकटॉक पर पाबंदी लगा दें, तो क्या ये लोग ये सारे काम नहीं करते? ये जो गंदा है पर धंधा है, ये सब की अक्सरियत, इस ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत को आप खंगाल कर देखेंगे ना, अगर आप इनको साफ़ सुथरे किसी स्विमिंग पूल के अंदर डालिए बग़ैर कपड़ों के, और कपड़े उसको उठाकर आप निकालिए, जब आप निकालेंगे ना तो सारा पानी गंदा हो गया होगा। समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन क्योंकि ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर सबकी जड़ें एक दूसरे के साथ मिले, कौन पकड़ेगा? जब हर एक के मामले दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे का तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये करप्शन का मामला इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है गंदा है पर धंधा है। तो ये तो आपको ये टिकटॉक पर ये सब नज़र आ रहा है ना। आप इनके किरदारों को, इनकी करप्शंस को, इनकी दौलत को, इनकी सरवत को ज़रा सा देखिए तो सही। कौन देखेगा? ये लोग सब देखेंगे, ये सारे लोग देखेंगे जो खुद इसका हिस्सा हैं। आप इनकी ज़िंदगी का तर्ज़ ज़िंदगी तो देखिए कि इनकी किस तरह से आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप साफ़ शफाफ पानी वाले स्विमिंग पूल में इनको बरहना डालिए, डालकर आप निकालिए तो पानी गंदा हो गया होगा। इतने गंदे किरदार के ये लोग हैं जिस तरह ये आवाम को लूट रहे हैं। एक और ख़बर, गंदा है पर धंधा है। गंदा है पर धंधा है। आपने हमारे यहाँ पर हाथों की गंदगी, जिस्म की गंदगी, फर्श की गंदगी या किसी को भी गंदगी को दूर करने के लिए साबुन इस्तेमाल किया जाता है, सोप इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से मैं पूरा एक वीलॉग करूँगा, उस पूरे वीलॉग पे मैं आपको तफसील दूँगा। लेकिन आपको पता है करप्शन, एक वो करप्शन भी होती है जो एक तो पैसे की करप्शन होती है, एक होती है लोगों को फ्रॉड करना। फ्रॉड किया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, कहा जाता है जनाब आपको इतना ज़बरदस्त प्लॉट दिया जाएगा, 2 लाख रुपए में आप ये प्लॉट ले लें और आपका अपना घर होगा। आप 2 लाख रुपए जमा करवाते हैं, प्लॉट आपको सारी ज़िंदगी नहीं मिलता। इसी तरीके का धोखा ये मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं। एक पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बहुत कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये प्रेस रिलीज़ आपके सामने नज़र आ रही होगी। एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान का। ये मुख्तलिफ जो कंपटीशंस होते हैं उसके बारे में न सिर्फ उसको वॉच करता है बल्कि उसके बारे में रिपोर्ट्स भी करता है और उस पर सज़ाएँ भी सुनाता है और जुर्माने भी करता है।
एक ब्रांड है पाकिस्तान का। अब देखिए ये एक कंपनी है, इसका नाम है लाइफ बॉय। आपको ये नज़र आ रहा होगा और मेरे हाथ में ये है, इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है विटामिन, नीचे लिखा हुआ है 100%, 100%। अगर आपको ये हमारे कैमरामैन दिखाएं, 100% स्ट्रॉन्गेस्ट जर्म प्रोटेक्शन, यानी कि 100% आपको जर्म से प्रोटेक्शन ये देता है। इनके 3 दावे थे। पहला दावा ये है कि जनाब 100%, 100% प्रोटेक्शन ये दे देगा। दूसरा दावा इनका है कि 10 सेकंड्स में जर्म्स का खात्मा। मैं आपको इनके मुख्तलिफ जो इन्होंने इश्तिहार चलाए वो भी दिखा सकता हूँ। दूसरा, दुनिया का नंबर 1 सोप, साबुन। अब ये धोखा देते हैं, ये मुसाबकती कमीशन ने लिखा है। अच्छा, इनकी एक अपोनियंट कंपनी है रेक्डेंट कोलमैन, उन्होंने इन पर मारा। ज़ाहिर 2 अलग अलग बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का है। अब आपको क्या लगता है, ये आपको 5 रुपये 10 रुपये का शाशा या 30-40 रुपये का, 100-200 रुपये का, 400 रुपये का साबुन मिलता है, आपको धोखा देते हैं। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा सोप है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस को, जरासीम को 100% ख़त्म कर सके? ये नामुमकिन बात है, ये नामुमकिन बात है। अब आप कहेंगे यार निस भाई ये तो छोटी सी बात है, क्या 10 सेकंड के अंदर सारे जर्म्स ख़त्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या दुनिया का नंबर 1 सोप है ये जो जरासीम को मार सकता है? ऐसा नहीं है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो इनकी मुखालिफ ग्रुप है, उसने कहा कि जनाब ये मार्केटिंग कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं, और वाकई में सही गलत कर रहे थे। इन पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। ये जो प्रेस रिलीज है इसके मुताबिक 6 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब कोई भी साबुन हो वो इतनी प्रोडक्शन नहीं दे सकता, लेकिन ज़ाहिर है वो आपको एक फ्रॉड करते हैं, वो फ्रॉड करते हैं, आपको धोखा देते हैं। धोखा देने के बाद आप जब वो चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने प्लॉट की कोई मिसाल दी कि 2 लाख का प्लॉट है, जनाब प्लॉट ही नहीं मिलता, तो आपको कहते हैं जरासीम से आप बच गए, लेकिन आप बचे नहीं होते। सही, आपको धोखा देते हैं। आप जिस तरह वो गोरा करने की क्रीमें आती हैं, वो लोग, मैंने देखा है लोग गोरा करने, भाई देखें गोरा काला जो ना आपकी जीन्स में शामिल होता है। जीन्स समझ रहे हैं ना, आपके डीएनए में शामिल है। जब जीन्स में शामिल है तो वो आपको गोरा नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, आपको मेल हटा सकता है, सही, आपको चिकनाई हटा सकता है, आपके जिस्म पर मिट्टी के ज़र्रात हटा सकता है, लेकिन आपको गोरा नहीं कर सकता कोई भी। सही, अगर वो गोरा करने की बात करता है, इसका मतलब है वो उसके अंदर मर्क्यूरी डालता है, ब्लीच डालता है, वो आपको आपकी स्किन को निकाल देता है। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा लेकिन आपकी नीचे की स्किन जो है वो ऊपर आ गई है। थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद आपको लगेगा कि दोबारा से स्किन वैसी हो गई। जेनेटिकली तो कोई तब्दीली नहीं कर सकता ना, लेकिन हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं लोग कि जनाब गोरे बन जाएंगे हम। सही, ऐसा हो नहीं सकता है। जो अल्लाह ताला ने पैदा किया उसकी कोई मसलहत होगी उसको तब्दील करने की, हाँ सफाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये एक धोखा है। अब आप समझेंगे यार इतने से 10 रुपए के शाशे के लिए, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़ कही जाती थी, अब 25 करोड़ आबादी हो गई है। अगर 25 करोड़ लोग मिसाल के तौर पर 1 रुपया रोज़ का इस पर खर्च करते हैं, जो ज़्यादा करते हैं, तो रोज़ की कमाई कितनी है? 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए रोज़ की कमाई है। सिर्फ 1 रुपया खर्च करने का कह रहा हूँ, जबकि 1 रुपये का नहीं बनता। यानी अगर एक साबुन आपको 300-400 रुपये का मिलता है, तो वो साबुन की आप 1 महीने के अंदर वो ख़त्म होता है, तो इसका मतलब आप एवरेज 5 रुपये 10 रुपये खर्च करते हैं उस साबुन पे। एवरेज 10 रुपये आप रोज़ से खर्च करते हैं, तो 10 रुपये रोज़ से खर्च करते हैं, तो इसका मतलब है कि 25 करोड़ लोग अगर 10 रुपये रोज़ के सोप पर खर्च करते हैं, तो इसका मतलब होता है 250 करोड़। कितने? 250 करोड़ का ये गेम है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा जो लगाती हैं मक्खन, उसके स्कैंडल पर बाद में आता हूँ। अब इसकी मैं पूरी तफसीलात के साबुन कैसे आया, किस तरीके से बना, क्या कहानी है इसकी, ये क्या 100% प्रोडक्शन दे सकता है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा अपने अगले व्लॉग में। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि धंधा है, गंदा है, लेकिन साबुन एक धंधा है, और उस धंधे के अंदर लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसकी मिसाल आपको इस वक्त जो पाकिस्तान का एक इदारा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे इश्तहारात चल रहे हैं, उस पर नहीं कहते। लेकिन क्योंकि इनकी लड़ाई एक और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ थी, वो भी बड़ी कंपनी है, तो उसने उस पर मामलात की और फिर ये मामलात यहाँ तक चला। तो ये सिलसिला गंदा है, पर साबुन एक धंधा है। बहुत लंबा व्लॉग हो गया, लेकिन मैं क्या करूं मेरे भाई, मेरे पास अभी भी 10-12 खबरें हैं, लेकिन मैं A1 को में सारी खबरें आपको दे रहा हूँ।
यकीनी तौर पर आप सुनना चाह रहे होंगे 90 के पास किसकी रैली निकली। सारे 90 पर रैली अल्ताफ हुसैन साहब वालों की तो इजाज़त नहीं है कि वो रैली को निकाल सके, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान तो निकालती नहीं कि लोगों को याद ना आ जाए क्या था वो होता तो ऐसा ना होता वाली बात है। उस इलाके के अंदर UC5 गुलबर्ग कहलाती है वो 90 वाली के लिए, और वहाँ पर अभी एक ज़िमनी इलेक्शन होना है। इस ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातें वहाँ पर मुख्तलिफ़ रैलियाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों का इनेकाद कर रही है, लोगों को थोड़ा सा गरमा रही है, खून गरमा रही है। इसी तरीके से दीगर और यूसीज़ के अंदर भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक इंतखाबी माहौल है, लेकिन क्योंकि चंद यूसीज़ के अंदर हो रहा है तो इसलिए आपको ज़ाहिर है वो इतना नज़र नहीं आ रहा। मामला ये है मेरे भाई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के मुर्तज़ा वहाब के साथ एक वीडियो को शेयर कर रहे हैं, और वो शेयर ये कर रहे हैं कि जनाब अब हम आ गए हैं और अब हम 90 की गलियों में घूम रहे हैं और अजीज़ाबाद की गलियों के अंदर से हम ये वीडियोस दे रहे हैं। ये वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकायदा इनके ट्विटर अकाउंट्स की डिटेल्स से आपको फेसबुक अकाउंट से मिल जाएगा, जिसमें ये लिख रहे हैं कि 90 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शानदार एंट्री और अल्ताफ़ हुसैन साहब के घर के बाहर से हमारी रैली निकल रही है। अब रैली का हजम यानी रैली का वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, ना ही उनके नंबर्स इतने बड़े, लेकिन बहरहाल एक प्रोपेगेंडा स्कीम ये चल रही है कि 90 पर रैली निकलना शुरू हो गई है वगैरह 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 वगैरह। यह अब तक की बड़ी बड़ी खबरें। तो इन सब खबरों के साथ अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। इतनी देर आपका मेरे साथ रुकने का बहुत बहुत मशकूर हूँ। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, मैं आपका मशकूर हूँ, क्योंकि हमारे एक 60% तबका वो है कि जो हमें देखता है लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें 1 लाख के टारगेट तक पहुँचना है और हम चंद दिनों में पहुँच जाएंगे अगर आपने बगैर डर और खौफ के ये बटन दबा दिया सब्सक्राइब का। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।